नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गौतम अडानी के सवाल पर केंद्र सरकार का पहला रिएक्शन दिखाऊंगा। आज पहली बार केंद्र सरकार की एक मिनिस्टर ने बताया कि गौतम अडानी का रिश्ता बीजेपी से है या कांग्रेस से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गौतम अडानी के सवाल पर राहुल गांधी को आज करारा जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने आज आपकी अदालत में गौतम अडानी को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर खुलकर बात की। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से अडानी को लेकर 5 सवाल पूछे। मैं आपको इस शो के कुछ चुने हुए अंश दिखाऊंगा। अडानी पर स्मृति ईरानी की बात सुनवाऊंगा। पूरा शो तो आप कल रात 10 बजे देख सकेंगे। आपकी अदालत में मैंने स्मृति ईरानी से पूछा, क्या पार्लियामेंट की कार्रवाई इसलिए ठप पड़ी है कि सरकार गौतम अडानी पर सवालों से बचना चाहती है? स्मृति ईरानी ने पहले तो यह बताया कि मामला राहुल गांधी के माफी मांगने से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल ने लंदन में भारतीय लोकतंत्र और भारतीय लोगों का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए कैसे कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और प्रधानमंत्री कैसे खामोश रहे। जब उनसे गौतम अडानी को लेकर सवाल हुआ तो स्मृति ईरानी ने क्या कहा, यह मैं आपको सुनाता हूं। जहाँ तक बात अडानी की है, अगर कहीं भूले बिसरे मिल गए आपको राहुल गांधी, तो उनसे 5 चीज़ें पूछिए। पॉइंट नंबर 1, जब उनकी माताजी मुखिया थी यूपीए की सरकार की, तो क्या उनकी सरकार ने अडानी को 72,000 करोड़ का लोन एक्सटेंड किया था? दूसरा क्वेश्चन, कि जिन गहलोत साहब को बहुत प्रेम करते हैं राहुल जी, क्या उन गहलोत साहब के साथ 60,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल पैकेज अडानी जी ने राहुल जी के आशीर्वाद से किया था? तीसरा प्रश्न, जो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे बोला जाना है वो सिखाते हैं, क्या उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में कोल का काम करने के लिए अडानी समूह को विशेष प्रावधान, सहायता, सहयोग कांग्रेस के राज्य में हुआ था? चौथा प्रश्न कांग्रेस को, कि जब 1990 के दशक में चिमनलाल जी ने पोर्ट बनाने के लिए गुजरात में जमीन दी, तब क्या मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे? पांचवा, 1985 में एग्जिम पॉलिसी राजीव गांधी ने बनाई और अडानी ट्रेडिंग हाउस बन गया। राजीव गांधी कौन है? पहले ये 5 सवाल कर लीजिए। ये सारी बातें अडानी जी खुद आपकी अदालत में कह गए थे, इन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, तो मतलब जनता जानती है, अदालत जानती है, कटघरे में बैठी औरत जानती है, अगर कोई अनजान है तो सिर्फ राहुल गांधी। आपकी अदालत में मैंने स्मृति ईरानी से पूछा कि क्या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विरोधी दलों के नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने डिटेल में बात की। उदाहरण के तौर पर मैंने तेजस्वी यादव का उदाहरण दिया, उन पर लगे आरोपों के बारे में पूछा। तेजस्वी यादव ने कहा था कि उन पर पहले भी आरोप लगाए गए थे लेकिन कुछ नहीं निकला, अब फिर 800 करोड़ का इल्जाम लगा दिया गया है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर लालू यादव ने बीजेपी से हाथ मिला लिया होता तो वो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र हो गए होते। मैंने स्मृति ईरानी से पूछा कि तेजस्वी के इस आरोप पे कितना दम है कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने क्या कहा, यह सुनिए। तेजस्वी यादव का जिक्र आपने किया। उन्होंने कहा कि 2017 में भी हमारे ऊपर रेड हुई थी, 8,000 करोड़ का लेन देन पकड़ा गया था, हजारों करोड़ का मॉल बताया गया था, इसका कोई हिसाब नहीं हुआ। अब 800 करोड़ का हिसाब करने के लिए तो बुला रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास वक्त नहीं हिसाब करने का। अब वो बिजी हैं विधानसभा मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, साधारण नागरिक यहाँ बैठे हैं, अगर पुलिस कभी बुलाए तहकीकात के लिए, आप में से कितने लोग पुलिस को कहेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ? ऑपोजिशन की एक खासियत देखिए, पहले बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ, कल आना, फिर बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ, जब मैं कहूँ तब बुलाना, फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आज बिजी हूँ, आज बीमार हूँ, आज मैंने ऑक्सीजन लगा रखा है लेकिन मैं सिंगापुर घूमूंगा और मेरे आसपास कोई ऑक्सीजन का टैंक नहीं होगा।
तो मुझे लगता है कि आज हमारी सबसे बड़ी मुझे लगता है ताकत ये है कि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जनता के पास तथ्य बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर लालू जी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते तो देश के राजा हरिश्चंद्र हो जाते और चारा घोटाला भाईचारा हो जाता। मतलब कि तेजस्वी का ये कहना है कि उनके पिता इस वक्त हरिश्चंद्र नहीं है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के बाद आपकी अदालत में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और अमेठी के बारे में खुलकर बात की। मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वो राहुल गांधी की ट्रोल मिनिस्टर हैं और कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी को वो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। इस पर स्मृति का रिएक्शन सुनने लायक है। स्मृति जी, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा कोई परेशान करता है तो आप करती हैं। जो इस प्रकार का मुझ पर कटाक्ष करते हैं वो तो आज से 8 साल पहले कहते थे स्मृति हूं, तो अपने आप में प्रभु की एक असीम कृपा कहीं या लीला देखें कि जिस स्मृति ईरानी के व्यक्तित्व को वो स्वीकार ही नहीं करते थे देश की राजनीति में, जिस स्मृति ईरानी के संदर्भ में अभद्र से अभद्र टिप्पणी करने वाले को वो अपने संस्थान में प्रमोट करते थे, आज वो स्मृति ईरानी उनके लिए ऐसा सर का दर्द बन गई है कि उनकी पूरी की पूरी आर्मी एक अदनी अमेठी के सांसद के पीछे पड़ी है। उनकी दुखती रग ये है कि 40 साल का उनका साम्राज्य एक सामान्य परिवार की महिला ने धराशय कर दिया। मैं आपकी अदालत में 2019 के चुनाव के वक्त भी आई थी, तब आप उत्तर प्रदेश की राजधानी में मुझसे मिले थे और तब भी मैंने कहा था कि अगर अमेठी में विकास करने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़े कि कांग्रेस के गुंडे और कांग्रेस में अभद्र टिप्पणी करने वाले मेरे पीछे पड़ेंगे तो मुझे स्वीकार है। लेकिन तब भी ठानी थी, आज भी ठानी है कि 40 साल तो छोड़ें, राहुल जी ने अपने संसदीय कार्यकाल में अमेठी का जो अपमान किया, राहुल जी ने अमेठी में जो विकास ना होने दिया, अगर मैंने उनकी अमेठी के लोगों के पैरों पर नाक ना रगड़वाई तो मेरा नाम स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी ने वाकई में काफी करारे जवाब दिए। स्मृति ईरानी पर आपकी अदालत का ये शो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया जो आजकल चर्चा में है, न्यूज में है। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल के बारे में बात की, प्रियंका गांधी का जिक्र आया, कांग्रेस को लेकर उनसे कई सवाल हुए और मुस्लिम समाज के डर और उनकी शिकायतों पर भी खुलकर चर्चा हुई। आपकी अदालत का यह पूरा शो आप देख सकते हैं कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम स्मृति ईरानी। कांग्रेस के नेता ने लिखा है, कुछ रहम कर ए स्मृति, थोड़ा संभल जाने दे, राहुल अगला जख्मी सह लेंगे, पहला तो भर जाने दे। मुझे अच्छा लगा कि स्मृति हूँ से स्मृति रहम तक का सफर मैंने 9 सालों में पूरा कर दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। अडानी के बात आज पार्लियामेंट में भी हुई। अडानी के सवाल पर सरकार विपक्ष के बीच खींचतान के चक्कर में आज लगातार 5वें दिन भी संसद में कोई काम नहीं हुआ। पूरा हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ गया। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं। रोज दोनों तरफ से हंगामा होता है, कार्रवाई स्थगित हो जाती है। हालांकि आज मामला थोड़ा अलग था। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेता वक्त पर पार्लियामेंट पहुंच गए, लेकिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा होने लगा। ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से राहुल माफी मांगो के नारे लग रहे थे और कांग्रेस के नेता राहुल को बोलने दो के नारे लगा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात है कि सिर्फ 1.5 मिनट के हंगामे के बाद अचानक साइलेंस हो गया, आवाजें आनी बंद हो गई, पार्लियामेंट का ऑडियो बंद हो गया। हाउस में हंगामा चल रहा था, तस्वीरें दिखाई दे रही थी, लेकिन संसद टीवी के लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। पूरे 18 मिनट तक सिस्टम म्यूट पर रहा। 18 मिनट के बाद फिर ऑडियो आया और उसके 1 मिनट के भीतर स्पीकर ने सदन की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। हालांकि लोकसभा चैनल का ऑडियो म्यूट कैसे हुआ, क्यों हुआ,
ये टेक्निकल ग्लिच था या फिर जानबूझकर किसी ने ऑडियो बंद किया, यह भी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या का सबूत बताया। कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि लोकसभा का ऑडियो म्यूट करना इस बात का सबूत है कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी तक सारे नेताओं ने ट्विटर पर लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने असेंबली में मुद्दा उठाया। गहलोत ने कहा कि देश की स्थिति बहुत खराब है, लोकतंत्र की क्या हालत है ये आज लोकसभा में दिख गया। एक माननीय सदस्यगण, हम आपकी बात सुन रहे हैं और हम अपने विपक्ष अपने दल पे कांग्रेस कह रही है कि ऑपोजिशन को बोलने न देना, लोकसभा को म्यूट कर देना, यह तानाशाही है। कांग्रेस के एमपी रंजीत रंजन ने कहा सरकार इसे लेकर कोई बहानेबाजी नहीं कर सकती, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, जानबूझकर आवाज बंद की गई। अभी तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस यही कह रही थी पूरा विपक्ष की आप बोलने नहीं देते हैं, माइक बंद कर देते हैं, और आज उन्होंने दोबारा सबूत दिया बिल्कुल तानाशाह की तरह। 11:01 से 19 मिनट तक, 18 से 19 मिनट तक म्यूट था, माइक बंद नहीं था, म्यूट था। इवन जो सदन का जो टीवी चैनल है वो ही म्यूट था। जब 19 मिनट के बाद खुला है तो 2-3 आवाजें आई हैं जब राहुल गांधी जी कह रहे थे कि मुझे बोलने दिया जाए। आज तो तानाशाह ने खुद ही दिखा दिया इस सदन और ये देश किस तरह से चलेगा। अब भी आपको लगता है कि हम लोगों को सबूत देना पड़ेगा कि ना सदन के भीतर ना सदन के बाहर सत्ता पक्ष की नियत है कि विपक्ष कुछ भी बोले जो सत्ता पक्ष के खिलाफ हो। आज 19 मिनट तक चैनल में साउंडलेस हो गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि टेक्निकल फॉल्ट था? तो ये तो अब सरकार बताएगी। इनकी नियत में पहले भी खोट था, आज भी खोट है। बस ये दिखाता है कि एक तानाशाह की तरह वो बोलने नहीं देना चाहते हैं। वो कल भी नहीं बोलने देना चाह रहे थे और आज भी उन्होंने उदाहरण दे दिया म्यूट करके। इसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। गहलोत ने कहा कि देश की स्थिति बहुत खराब है, लोकतंत्र की हालत है, यह आज लोकसभा में दिखाई दिया। हम आपकी जनता को यहाँ रखते हैं, विपक्षी जनता को। हम कोई दिल्ली की सरकार की तरह नहीं है जो विपक्ष की परवाह नहीं करे। माइक बंद कर देते हैं, बोलने देते नहीं हैं। आज तो हद्दी कर दी, पूरी प्रोसीडिंग बंद कर दी। इसलिए हम बार बार कहते हैं देश की दिशा में जा रहा है। ये देश कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। इस लोकतंत्र का क्या होगा कोई नहीं जानता। हालात ये है, वो बहस का विषय अभी नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, पर हालात बड़े गंभीर है। आप भी और हम भी सब जो है उद्देश्य हम सबका एक है, इसलिए थोड़ी चिंता आपको भी होनी चाहिए। बहुत हालात स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे ये बात तो सही है कि लोकसभा चैनल का ऑडियो 18 मिनट के लिए म्यूट हो जाए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। लेकिन ये क्यों हुआ, अब ये जांच के बाद पता चलेगा। लोकसभा के स्पीकर ही इसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन इससे सरकार को एम्बैरेसमेंट हुआ और विपक्ष को बोलने का मौका मिला। हालांकि इसका न विपक्ष के तेवरों पर असर पड़ा न बीजेपी के। बीजेपी अपनी मांग पर कायम है। आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, इसलिए उन्हें माफी तो मांगनी पड़ेगी, इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं होगा। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी।
दूसरी तरफ कांग्रेस भी आज पूरी तैयारी के साथ आई थी। राहुल गांधी वक्त पर पार्लियामेंट पहुंच गए थे, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई नहीं चली। इसके बाद कांग्रेस के नेता प्लेकार्ड्स लेकर पार्लियामेंट के बाहर धरने पर बैठे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसमें हिस्सा लिया। अडानी से रिश्ता क्या है, जेपीसी का गठन करो के नारे लगाए गए। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माफी का सवाल ही नहीं उठता, राहुल ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। बीजेपी सिर्फ डाइवर्जन टैक्टिक्स के जरिए देश का ध्यान अडानी के मुद्दे से हटाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस जेपीसी के मांग पर कायम है और जेपीसी का गठन करवा कर ही रहेगी। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे कि हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, हम क्या पाप किए, हिंदुस्तान में पैदा हो गए। ऐसा व्यक्ति हमको एंटी नेशनल बोलता है। अधीर रंजन चौधरी भी बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता राहुल से डरते हैं, इसलिए राहुल को बोलने नहीं दे रहे। अधीर रंजन ने कहा, अगर प्रधानमंत्री मोदी की छाती 56 इंच की है तो राहुल गांधी को सदन में बोलने का मौका देकर दिखाएं। जेपी नड्डा को क्या पता है कि नेशनल क्या है, एंटी नेशनल क्योंकि पता है। अगर हिम्मत है तो आइए सदन में चर्चा किया जाए। देश की लोग फैसला करेगी, देश की लोग के अधिकार है निर्णय लेने की कि राहुल गांधी जी देशभक्त है या देश विरोधी है। आपको नहीं, जिस देश के आज़ादी के लिए सारे बीजेपी पार्टी और उनके पुरखों ने जिंदगी भर ब्रिटिश हुकूमत की दलाली की है, तो अगर हम पे देश विरोधी की अगर इल्जाम थोपे तो हिंदुस्तान के लोग हंसेगी। क्योंकि ये राहुल गांधी जी की परिवार की, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की ये जो शहादत सारे हिंदुस्तान वासियों की, इसका मालूम है। लेकिन मुझे कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि मोदी जी की 56 इंच की छाती राहुल जी की डर के मारे सिकुड़ते जा रहे हैं, इसलिए वो सदन के अंदर चर्चा करने में भाग रहे। लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि राहुल को बोलने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन राहुल पहले माफी मांगे फिर जो चाहे बोले। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि वैसे राहुल बोलेंगे तो कांग्रेस को और ज्यादा एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो कब क्या कह दें उन्हें खुद नहीं पता। कल राहुल ने कह दिया कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं, फिर जयराम रमेश ने उन्हें करेक्ट किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा में जयराम रमेश राहुल को करेक्ट करने के लिए मौजूद नहीं होंगे। उन्होंने खुद ही साबित कर दिया अनफॉर्चुनेटली, मतलब जो सांसद होने के लिए उसी के कारण जो है लोग देश का प्रधानमंत्री, उनके परिवार में 3-3 आदमी देश के प्रधानमंत्री हो गए और उनको ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए, तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जी जब खड़े रहते हैं तो अच्छे दिखते हैं, बहुत अच्छा स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं, कल भी मैंने देखा कि जयराम रमेश जी जो है उनको फीड कर रहे थे कि क्या बोलना है कान में, बिना उनको कोई सलाहकार बगल में बैठाए हुए, वो इतना भी नहीं है कि कुछ बोल सकते हैं। तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं संसद के प्रति, गरिमा के प्रति, देश के प्रति, देश के मुद्दों के प्रति उनकी कितनी विश्वसनीयता है। और एक साधारण सांसद है, साधारण सांसद के बारे में आप कितना बात करते हैं। निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया है। राहुल गांधी को इसका जवाब देना है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन के जवाब में आज कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया गया। कांग्रेस के एमपी केसी वेणुगोपाल ने मोदी के खिलाफ जो प्रिविलेज मोशन दिया है उसमें कहा है कि मोदी ने राज्यसभा में राहुल गांधी के नेहरू सरनेम न लगाने की जो बात कही थी उसके पीछे मजाक उड़ाने की मंशा थी। इससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अपमान हुआ है। असल में इसी बजट सेशन के पहले हिस्से में जब मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर
धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे, उस वक्त मोदी ने पूछा था कि जो नेहरू जी का जिक्र न करने की वजह से उनसे नाराज हो जाते हैं, वो अपने नाम के आगे नेहरू नहीं लगाते। इस पर केसी वेणुगोपाल ने मोदी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और कहा कि ये बातें सब जानते हैं कि बेटी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाती। इसके बाद भी मोदी ने मजाक बनाने के लिए इस तरह की बात कही। ये विशेषाधिकार का उल्लंघन है। प्रिविलेज मोशन इसलिए दिया गया है कि कोई भी एक सदस्य दूसरे सदस्य के बारे में, उनकी लीनिएज, उनके पूर्वजों के बारे में, उनके पास्ट के बारे में, उनके बाप दादाओं के बारे में, उनके फैमिली के बारे में टिप्पणी नहीं करते। जिस अभद्र तरीके से बोला गया था और जिस सरकास्टिक तरीके से गांधी जी का और नेहरू जी का नाम लेके बात रखी गई थी, उसको लेके प्रिविलेज मोशन मूव किया गया है। तो जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि नेहरू क्यों नहीं नाम रखे, गांधी क्यों क्या रखे, इसके राज क्या है, इन सब चीज़ों को लेके जो लोग ये तो इस तरह की टिप्पणी कर ही नहीं सकते। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज नोटिस देना ये किसी भी सांसद का अधिकार है, लेकिन इस पर फैसला राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे। किसी भी विषय के ऊपर किसी सांसद को कब बोलना है, क्या बोलना है, यह लोकसभा अध्यक्ष सदन की व्यवस्था को देखते हुए वह समय और व्यवस्था तय कर सकते हैं कि कैसे बोलना है। जहां तक जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस ने बात कही है विशेषाधिकार समिति को देने का, तो यह विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है। वो सरनेम वाली जो आपने बात कही ना, उसी के संदर्भ में। तो यह विषय, सरनेम का विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है और एक ऐसे परिवार के विषय में है जो देश के ऊपर अपना सर्वाधिकार मानता था। तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार होगा। वैसे कांग्रेस के प्रिविलेज मोशन में कोई दम नहीं है, लेकिन चूंकि प्रिविलेज मोशन का जवाब प्रिविलेज मोशन से देना था, एक नोटिस का जवाब दूसरे नोटिस से देना था, इसलिए कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया। अब सभापति इस पर फैसले लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पार्लियामेंट के हंगामे का है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी है और कांग्रेस कह चुकी है कि राहुल संसद में जवाब देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। और आज जब लोकसभा का ऑडियो सिस्टम म्यूट हो गया तो कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया। हालांकि राहुल गांधी बोल लेते, ऑडियो सिस्टम म्यूट ना होता, कुछ हंगामे की बातें सुनाई दे जाती, तो भी कोई भूकंप तो नहीं आने वाला था। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के झगड़े में पार्लियामेंट का पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया और जो हालत है उसे देखते हुए कार्रवाई अगले हफ्ते चलेगी, इसकी संभावना कम लगती है। पार्लियामेंट की 1 घंटे की कार्रवाई चलाने में 2 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सोचिए 5 दिन सतत न चलने से जनता के पैसे का कितना नुकसान हुआ। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को जिद छोड़कर जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जनता के इश्यूज पर चर्चा के लिए बनी है। हंगामा आज दिल्ली असेंबली में भी हुआ और जमकर हुआ। दिल्ली विधानसभा का बजट सेशन आज शुरू हुआ। परंपरा के मुताबिक एलजी वीके सक्सेना ने सदन को संबोधित करना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाने शुरू कर दिए। एलजी को भाषण रोकना पड़ा, तो जवाब में आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ने बीजेपी के विधायकों को चेतावनी दी और जब वो नहीं माने तो बीजेपी के 3 विधायकों को मार्शल्स के जरिए सदन से बाहर कर दिया। बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर अपना विरोध जारी रखा। इसके बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपना भाषण पढ़ा। चूंकि एलजी का भाषण तो सरकार लिखती है, इसलिए जो केजरीवाल की सरकार ने लिखा वही एलजी ने पढ़ा। केजरीवाल सरकार के काम गिनाए, सरकार के काम की तारीफ की। उपराज्यपाल ने कहा, पिछले 8 साल में सरकार ने पारदर्शिता से काम किया, अनेक रुकावटों के बावजूद काम किया। एलजी भाषण पढ़ रहे थे और केजरीवाल बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब वीके सक्सेना विधानसभा पर बाहर निकले तो उनसे दिल्ली सरकार के साथ खींचतान को लेकर सवाल पूछे गए। जवाब में वीके सक्सेना ने एक शेर सुनाया। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वक्त में बहुत सी मर्यादाएं तोड़ी गई हैं, लेकिन इससे रिश्ते खत्म नहीं होते।
इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं रिश्ते मेरे। रिश्ते बने रहेंगे ऐसा? बिल्कुल बने रहेंगे। ये हमारी सरकार है, हमारे रिश्ते कैसे खराब हो सकते हैं? जिस वक्त उपराज्यपाल ने यह बात कही उस वक्त अरविंद केजरीवाल उनके बगल में खड़े थे। वीके सक्सेना के जाने के बाद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल ने छोटी बात कह दी, सबको लोकतंत्र की इज्जत करनी चाहिए। उपराज्यपाल 2 करोड़ लोगों की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहे। केजरीवाल ने बीजेपी विधायकों के हंगामे की भी निंदा की। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने सदन के नियमों को नहीं माना, अब उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि कई अड़चनें आई और उन सभी अड़चनों के बावजूद सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। तो सरकार को के अंदर किस्म किस्म की इंटरफेरेंस हम लोग देख रहे हैं किस तरह से की जा रही है। सरकार का काम, चुनी हुई सरकार को काम ना करने देने के लिए किस तरह से परेशान किया जा रहा है। लेकिन सारी परेशानियों को लांघते हुए जनता को साथ लेके आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। ये न केवल दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग मानते हैं। मैं समझता हूँ ये छोटी बातें हैं। जनतंत्र की इज्जत करनी चाहिए। 2 करोड़ लोगों ने अगर किसी सरकार को चुन के भेजा है तो उस सरकार को काम करने देना चाहिए। उस सरकार को अगर आप काम नहीं करने देंगे, तरह तरह की अड़चनें अड़ाएंगे, तो ये सही नहीं है। रूल्स के मुताबिक एलजी के भाषण के दौरान डिस्टर्बेंस करना एक तरह से मर्यादा के खिलाफ है, एक तरह से हाउस का कंटेम्प्ट है। तो उसके ऊपर अभी एक प्रस्ताव सारे सदन ने पास किया है कि इस पूरे मामले को उचित कमेटी को भेजा जाएगा कि एलजी के भाषण के दौरान इस तरह से डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए थी। एलजी के अभिभाषण के दौरान हंगामा करने वाले बीजेपी विधायकों के खिलाफ सदन में मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज एक प्रस्ताव लेकर आए। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सदन में जो हुआ वो परंपरा के खिलाफ है, इस मामले को एथिक्स कमेटी को भेजा जाए। ये प्रस्ताव पास हो गया और अब इस मामले की जांच एथिक्स कमेटी करेगी। एलजी साहब से हमारे मतभेद हैं और वो मतभेद भी इसी चीज के हैं कि प्रजातंत्र की जो मर्यादा है, जो संवैधानिक जो पूरा का पूरा प्रेसिडेंस रहा है, उसको बना के रखें एलजी साहब भी। और हम उनसे यही बात कहते हैं कि संविधान में ये लिखा है तो आप इसी तरीके से करिए, कानूनों के हिसाब से चलें। तो आज एलजी साहब के अभिभाषण के समय पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ मेंबर्स ने बहुत हंगामा किया। एलजी साहब उस वक्त हाउस में खड़े हुए थे, उसके बावजूद भी हंगामा जो है उनका चलता रहा। तो जो शेड्यूल 5 है इसमें कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेंबर्स ड्यूरिंग एलजीज एड्रेस। तो उसके मुताबिक अगर कोई भी आदमी, कोई भी मेंबर इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन करता है, खड़ा होता है, वॉकआउट करता है, नारेबाजी करता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करता है, जो बार बार जो है विपक्ष के नेता कर रहे थे, तो ये जो है हाउस की अवमानना इसको माना जाएगा और हाउस जो है इसको मोशन पास करके डील कर सकता है। तो हाउस ने आज जो है मोशन पास करके, हालांकि हाउस मोशन पास करके आज भी इनके लिए जो है पनिशमेंट सुना सकता था, ये हाउस के पास ये स्वतंत्रता थी, मगर हाउस ने इसको एथिक्स कमेटी में भेजा है ताकि एथिक्स कमेटी इसके ऊपर जांच करके जो है अपनी सिफारिश जो है हाउस को दे। आज एलजी ने विधानसभा में केजरीवाल की सरकार के काम की तारीफ की। ये एक टेक्निकलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के रिश्ते अच्छे हो गए हैं, क्योंकि आज ही अरविंद केजरीवाल ने एलजी की तरफ से दिल्ली नगर निगम में अपॉइंट किए गए 10 एल्डरमैन की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसके बाद मनीष सिसोदिया को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो सरकारी घर मिला हुआ था, उसकी जगह मंत्रिमंडल में शामिल की गई आतिशी को अलॉट करने की खबर आई। इसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने एलजी पर खबर लीक करने का इल्जाम लगा दिया। कहा एलजी ने जानबूझकर इस खबर को सियासी ढंग से लीक किया, जबकि यह रूटीन फैसला था। अब यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के मेंबर एलजी को हर वक्त कोसते हैं।
सरकार को काम न करने देने का इल्जाम लगाते हैं, एलजी को बीजेपी का एजेंट बताते हैं। इसलिए आज जिन लोगों ने बीजेपी को एलजी के भाषण के वक्त नारेबाजी करते और आम आदमी पार्टी के विधायकों को एलजी का सपोर्ट करते हुए देखा, वो हैरान रह गए। लेकिन ये सिर्फ आज के लिए था, क्योंकि बीजेपी के लोग भी जानते हैं और आम आदमी पार्टी के लोग भी कि एलजी वही पढ़ रहे हैं जो केजरीवाल पढ़वाना चाह रहे हैं। इसलिए एलजी और केजरीवाल की जुगलबंदी सिर्फ विधानसभा के भीतर दिखाई दी और विधानसभा के बाहर आते ही दोस्ती खत्म हो गई। विधानसभा के बाहर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर जमकर जुबानी जंग हुई। असल में मनीष सिसोदिया को आज अदालत ने फिर से 5 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया। आज ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद सिसोदिया को रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और ईडी ने मनीष की 7 दिन का रिमांड और मांगा। ईडी की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया से और पूछताछ करनी है। आरोपी राहुल सिंह, दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के अलावा सी अरविंद से उनका आमना सामना करवाना है। इसके अलावा इस बात की जांच भी करनी है कि शराब घोटाले की जांच के आदेश के बाद मनीष सिसोदिया ने 14 फोन क्यों बदले। और वो फोन दूसरों के नाम पर क्यों लिए, उन फोन्स को डिस्ट्रॉय क्यों किया गया, वो फोन कहां हैं, उन फोन्स में क्या जानकारी थी, ये सब पता लगाना है। इसलिए सिसोदिया की कस्टडी जरूरी है। लेकिन सिसोदिया के वकील ने ईडी की मांग का यह कहकर विरोध किया कि सिसोदिया से पिछले 7 दिन में सिर्फ 11 घंटे पूछताछ हुई और 4 लोगों से ही कन्फ्रंट कराया गया, जबकि कोर्ट से कहा गया था कि 7 लोगों से आमना सामना कराना है। कुछ सिसोदिया ने कहा कि फर्स्ट हाफ में पूछताछ के लिए बैठा रहता हूं, सेकंड हाफ में सिर्फ आधे घंटे पूछताछ करते हैं। लेकिन ईडी की तरफ से दी गई दलीलों के आधार पर कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन के लिए ईडी के रिमांड पर भेज दिया। जैसे कोर्ट का फैसला आया तो केजरीवाल की पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह ने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक हो रहा है। इसके लिए देश प्रधानमंत्री मोदी को माफ नहीं करेगा। जब इन्होंने रिमांड ली तो कहा कि भाई हमें 10 दिन की पूछताछ करनी है मनीष सिसोदिया जी से। 10 दिन उन्हें हिरासत में रखना पड़ेगा, बड़े गंभीर सवाल पूछने, सुबह से शाम तक सवाल पूछने, बड़े बड़े गवाहों से मनीष सिसोदिया जी को कन्फ्रंट करवाना है। पिछले 7 दिन में मनीष सिसोदिया जी से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने मात्र 15 घंटे पूछताछ करी है। पिछले 7 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 3 लोगों से, मात्र 3 लोगों से मनीष सिसोदिया जी का आमना सामना कराया। मकसद बस एक है कि मनीष सिसोदिया को कुछ भी कर जेल में रखो, मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल में डालो और उन्हें बाहर ना निकलने दो। आपने उस मनीष सिसोदिया के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, ये देश इस बात को भूलेगा नहीं। 12-12 दिन की रिमांड ईडी की, 10-10 दिन की रिमांड सीबीआई की। कभी आपने सुना ऐसा आतंकवादियों के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता जैसा मनीष सिसोदिया के साथ व्यवहार किया जा रहा है। और तब जबकि कुछ नहीं निकला। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरा देश देख रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, दिन रात मेहनत की। आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लोग इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि अब शराब घोटाले की आंच केजरीवाल तक पहुंच रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, सारी नीतियां केजरीवाल के घर पर बनी, ऐसे में वो बच नहीं सकते। कि अब किसी एक नेता की बात नहीं है, किसी एक मंत्री की बात नहीं है जिससे पिंड छुड़ा लेंगे। मुझे लग रहा है कि जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। अब स्थिति ये है, वो एक सूरदास जी की पंक्ति है ना कि एक हुतो समझाइए आके
कुपही में ही भांग पड़ी है। अगर एक व्यक्ति हो तो वैसे होली का सीजन तो निकल चुका है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि 10 वर्ष के इतने कम अंतराल में पूरे भारत की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल के चाल, चिंतन, चेहरे, चरित्र में इतना बड़ा बदलाव नहीं आया होगा या इतना बड़ा अधःपतन नहीं दिखाई पड़ा होगा जितना अपने को नई राजनीति के स्वयंभूत घोषक बनकर, यानी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वन एंड ओनली चैंपियंस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स बनकर जो पार्टी आई थी, उसने जितनी नए नए प्रकार के रंग रूप बदलते हुए अपने मूल्यों में परिवर्तन दिखाया है, ऐसा भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला। शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। सबूतों के आधार पर फैसला कोर्ट करेगा। कस्टडी बढ़ाने का आदेश अदालत ने दिया। लेकिन ईडी और सीबीआई को लेकर जो राजनीति हो रही है वो इंटरेस्टिंग है। शराब घोटाले में ईडी की जांच पर केजरीवाल और केसीआर की पार्टी कहती है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का किस तरह दुरुपयोग करती है, ये उसका सबूत है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ईडी और सीबीआई का एक्शन बिल्कुल सही है। घोटाला हुआ है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन जब बात आती है नेशनल हेराल्ड के केस की, तो कांग्रेस मोदी सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का इल्जाम लगाती है और तब कांग्रेस को दूसरे विरोधी दल सपोर्ट नहीं करते। कल अडानी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोधी दलों का मार्च निकाला, तो ममता बनर्जी की पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई। आज अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे तो अखिलेश ने कह दिया कि ईडी का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है, वो तो कांग्रेस के जमाने में भी होता था। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस ईडी का सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी। अब बीजेपी वही काम कर रही है। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही हैं। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और ये अलग परंपरा जो बन रही है कि अगर आपके दल में कोई आ जाए उसके लिए ईडी, सीबीआई कुछ भी नहीं है। विपक्षी पार्टी हैं उनके ऊपर ईडी, सीबीआई। और आप लोग जो देख रहे होंगे बंगाल में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है, हमारी पार्टी के विधायकों की सदस्यता लेना, उन पे झूठे मुकदमे लगा देना, पैरवी ऐसी करना या पैरवी करने ना देना जिससे कि उनकी सदस्यता चली जाए। और न जाने कितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादियों के ऊपर हुई है। अखिलेश यादव ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में मुलायम सिंह यादव पर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का केस बना था। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इसमें राहत मिली है। इस केस में अखिलेश यादव का भी नाम था। कुल मिलाकर एक बात क्लियर है कि ईडी और सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का जो इल्जाम कांग्रेस मोदी सरकार पर लगाती रही है, उस पर विपक्ष की राय एक जैसी नहीं है। सब अपने अपने सियासी समीकरणों के हिसाब से बोल रहे हैं। अखिलेश ने कोलकाता में जाकर कांग्रेस पर भी ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। असल में समाजवादी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग कोलकाता में हो रही है। इसी सिलसिले में अखिलेश कोलकाता पहुंचे हैं। लेकिन पार्टी की मीटिंग से ज्यादा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मीटिंग की चर्चा हुई। अखिलेश आज शाम को ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे। अखिलेश के साथ पार्टी के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव भी थे। अखिलेश ने क्लियर कर दिया कि अब उनका रास्ता अलग है। वो न बीजेपी के साथ हैं और न कांग्रेस के। अब रीजनल पार्टीज अलग मोर्चा बनाने पर काम कर रही हैं। उनकी कोशिश यह है कि जो पार्टी जिस राज्य में मजबूत है वो वहां बीजेपी का मुकाबला करे और दूसरे विरोधी दल उसका साथ दे।
जैसे यूपी में सबको बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और बंगाल में सबको ममता के साथ खड़े होना चाहिए। अखिलेश ने कहा अब कांग्रेस अपनी भूमिका तय कर ले। कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे। इधर बहुत सारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री आज हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा गठबंधन हो, नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मिल करके सब काम करें। और जहां तक सवाल नाम का है वो बाद में तय किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के कोशिश कर रहे हैं, स्टालिन भी कोशिश कर रहे हैं, आदरणीय ममता दीदी भी कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास लगातार चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास सफल हो। स्वाभाविक है क्योंकि मीटिंग में ये बात जरूर आएगी। 24 का चुनाव, दिल्ली का चुनाव है और ये सवाल जरूर मीटिंग में होगा। मैं समझता हूँ वरिष्ठ लीडर्स हैं, कुछ न कुछ राय और सुझाव जरूर देंगे। ममता की पार्टी भी इसी लाइन पर बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस खुद को अपोजिशन पार्टीज का बिग बॉस न समझे। पार्लियामेंट में कांग्रेस राहुल गांधी को विपक्ष के चेहरे के तौर पर पेश कर रही है, ये तृणमूल कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा बीजेपी यही चाहते कि विपक्ष राहुल को नेता मान ले, इससे अगले चुनाव में बीजेपी का काम आसान हो जाएगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। 13 तारीख ये महीना में मल्लिकार्जुन खड़गे का जो मीटिंग बुलाया गया था, वो मीटिंग में मैं उपस्थित थे तृणमूल कांग्रेस का तरफ से। दैट वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, बट कांग्रेस शुड नॉट फील दैट दे आर द बिग बॉस ऑफ दिस ऑपोजिशन फ्रंट। बीजेपी और राहुल गांधी का इशू लेके उन्होंने ये दिखाना चाहते हैं कि ही इज द ऑपोजिशन। बीजेपी चाहते हैं कि राहुल गांधी का विरोधी का मुख बनाओ तो मोदी जी का अगले दिनों में चुनाव लड़ने में सुविधा होगा। चाहे कोई दूसरा मुख, हम लोग बोलते हैं कि ये बाद में लेके करो, पहले चुनाव होने दो। जो स्टेट में जिसका शक्ति है वो शक्ति लेके वो लड़ेंगे। और ममता जी का यही भावना थे, यही उनका दर्शन थे। उन्होंने पहले भी बोला किसी नाम लेके अभी प्रधानमंत्री बोलने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग चुनाव के बाद निर्वाचन का स्थिति देख के बाद में ये विषय पर हम लोग निर्धारण करेंगे। विपक्ष का हर नेता जानता है और कहता है कि अकेले लड़कर मोदी को हराना नामुमकिन है, इसलिए सब मिलकर लड़ने की बात कहते हैं। लेकिन मोदी के मुकाबले चेहरा कौन होगा, इस पर सबका एक ही जवाब होता है, ये चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के बाद भी कैसे तय होगा, कौन तय करेगा। विरोधी दलों के लोग राहुल को नेता मानने को तैयार नहीं हैं और कांग्रेस राहुल के अलावा किसी और को विपक्ष का नेता नहीं मानती। केसीआर को नीतीश मंजूर नहीं है और नीतीश को केसीआर और अखिलेश ममता को मंजूर है। लेकिन ममता को लेफ्ट अपना नेता कैसे मान ले। फिर लाइन में केजरीवाल भी हैं, लेकिन केजरीवाल को कांग्रेस बीजेपी की भी टीम बताती है। इसलिए विरोधी दलों की एकता के दावे और कोशिशें तो बहुत होती हैं, लेकिन जैसे ही मामला मोदी के खिलाफ विपक्ष के चेहरे पर आता है तो विपक्षी एकता की धज्जियां उड़ जाती हैं। मुंबई में कल से बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा का प्रोग्राम होना है, लेकिन महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करने लगी हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर बागेश्वर धाम वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। असल में मुंबई के सालासर मैदान में कल से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होना है। धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन मुंबई में रहेंगे, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दावा है कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन विरोधी दलों ने ऐलान किया है कि वो संत तुकाराम का अपमान करने वाले को महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव की शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बताना चाहिए कि क्या वो संत तुकाराम का अपमान करने वाले को मुंबई में प्रोग्राम की इजाजत देंगे। क्या सरकार को महाराष्ट्र के लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं है? जो तुकाराम महाराज जी का अवमान करने वाला जो व्यक्ति है वो महाराष्ट्र में कदम कैसे रख सकता, मेरा सवाल उनको। तो सरकार ने जवाब देना चाहिए, सरकार ने उनको कार्रवाई करना चाहिए। माफ़ी मांगने से सवाल नहीं उठता। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी का अवमान करने वाले को सिर्फ माफ़ी मांगने से नहीं चलेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए, ये मांग हमारी है।
संत तुकाराम महाराज ये हमारे लिए एक अस्मिता का विषय है। अगर कोई महाराष्ट्र की भूमि में संत तुकाराम महाराज का अपमान कोई करता है तो ऐसे व्यक्ति पर का हम निषेध करते हैं। कि बागेश्वर ने किसका अपमान किया है? जिस संत को पूरा महाराष्ट्र अपना प्यार मानता है, जिस संत ने पूरे महाराष्ट्र के मिट्टी में अपने विचार डाले हैं और वही महाराष्ट्र आगे बढ़ा है, तो आप जब उस आदमी को बुला रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के इस संत का अपमान किया, इसका मतलब महाराष्ट्र का अपमान किया है, तो आप उसको बुला करके ये साबित कर रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के बारे में प्यार ही नहीं है। मुझे महाराष्ट्र को अपमानित करने वाला कोई भी आदमी, मैं उसको सहन नहीं कर सकता। लेकिन बीजेपी पूरी ताकत से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़ी है। बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बागेश्वर धाम जा चुके हैं। जब भी चुनाव होने वाले होते हैं तो कांग्रेस को हिंदुत्व और हिंदू संत याद आ जाते हैं और बाकी टाइम पर कांग्रेस की विचारधारा हिंदू विरोधी होती है। कांग्रेस का विरोध हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू समाज के संत, साधु समागम, इन सभी को कांग्रेस का प्रखर विरोध शुरू से रहा है और अभी जोर से लोगों के सामने दिख रहा है। उन्हें हिंदू साधु संतों की या हिंदू समाज की याद उस वक्त आती है जब चुनाव समीप होते हैं और चुनाव समाप्त हो जाने के बाद उनकी सारी नौटंकी खत्म होकर के उनका असली चेहरा लोगों के सामने आता है। ये बात सही है कि अपनी एक सभा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने संत तुकाराम को लेकर एक कथा सुनाई थी जिसमें शब्दों का गलत इस्तेमाल हुआ था। वो शब्द संत तुकाराम के लिए सम्मानजनक शब्द नहीं थे। इसका पूरे महाराष्ट्र में विरोध हुआ था। धीरेन्द्र शास्त्री जब आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे संत तुकाराम को लेकर उनके बयान पर सफाई मांगी तो धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी मांगी, खेद जताया और संत तुकाराम के लिए अपना आदर व्यक्त किया। आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकाराम को आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? उसमें बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी ईर्षालु थी, बड़ी विचित्र थी और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे। उन्होंने कहा देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था, हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस एक मैं लूं। तो लेकिन आपने जो बोलचाल उसमें बिगड़ा है, जिस अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक नहीं था, समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं है। कभी आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमें गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए। और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहाँ? तो हम तो विनम्रता पूर्वक अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। मुझे लगता है अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री को एहसास हुआ, उन्होंने अपने बयान पर क्षमा याचना की, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना धीरेन्द्र शास्त्री को महाराष्ट्र में न घुसने की बात कह रहे हैं, तो इसके पीछे सियासत है। विरोधी दल धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेकर मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं, बीजेपी को कॉर्नर करना चाहते हैं, संत तुकाराम जैसी महान आत्मा के नाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। अब मुंबई के सियासी खेल में कल क्या होगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन मुंबई में आज क्रिकेट के मैदान में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में रोमांचक जीत दर्ज की।
अब क्रिकेट की अच्छी खबर आपको बता दूं, वनडे सीरीज के पहले मैच में आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया। आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने शुरू में जबरदस्त बल्लेबाजी की और ऐसा लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया 400 से ज्यादा का स्कोर बनाएगी, लेकिन 22 ओवर के बाद अचानक पासा पलटा। ऑस्ट्रेलिया की टीम लड़खड़ा गई और उसके सभी बल्लेबाज 188 के स्कोर पर आउट हो गए। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए। लेकिन इंडिया की ओपनिंग बहुत खराब हुई। शुरुआती 5 विकेट सिर्फ 83 रन के स्कोर पर गिर गए। ओपनर ईशान किशन दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। विराट कोहली आए, सिर्फ 4 रन बना पाए। सूर्यकुमार यादव को भी बिना खाता खोले वापस लौटना पड़ा। 5 ओवर में भारत के 3 विकेट गिर चुके थे। शुरुआत इतनी कमजोर थी कि 189 रन का टारगेट मुश्किल लगने लगा, लेकिन इसके बाद केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की। केएल राहुल ने 91 गेंदों में 75 रन की नाबाद पारी खेली। इसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल है। रविंद्र जडेजा ने भी उनका साथ दिया और नाबाद 45 रन बनाए। भारत ने 40 ओवर में 189 रन का टारगेट चेस करके जीत हासिल की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।